वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। 15 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहां से आप लेक्चर्स अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंट चैप्टर हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। इसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हेल्थ बिलीफ एंड बिहेवियर्स डिस्कस किया, बिहेवियर एंड मोर्टेलिटी पे बात की, रोल ऑफ हेल्थ बिलीफ पढ़ा, जिसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्कस की हमने। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने स्ट्रेस मॉडल्स पढ़े, जिसमें सीलियस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको गैस मॉडल भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कहा जाता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सिर्फ एक टेस्ट की बेस पे हम उसको कोई भी चीज़ या कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर सकते, बल्कि हम उस पर नंबर ऑफ़ बैटरीज अप्लाई करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि पर्सन को बिहेवियर इश्यूज़ हैं, पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसको मेंटल इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। और नंबर ऑफ़ बैटरीज अप्लाई की जाती हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। ये एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट करता है, और पेशेंट्स जो हैं या इंडिविजुअल जो है उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि पेशेंट को रियल में क्या इशू है। उसके अलावा पेशेंट को का मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, और ये फाइंड आउट किया जाता है या रीज़न फाइंड आउट की जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जा सकता है। तो फाइंड आउट किया जाता है कि असल में साइकोलॉजिकल इशू जो बंदा फेस कर रहा है वो किस किस वजह से है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मेडिकल इश्यूज़ है, या फिर कोई और इशू है जिसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के बाद हम एक फ़ाइनल रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं, और फिर उस पेशेंट को डायग्नोज़ करते हैं। डायग्नोज़ करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में या टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। Components of psychological assessment. First one is norm reference test. Standardized psychological test होते हैं, set of task होते हैं जो कि under certain conditions में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि पर्सन के नॉलेज, स्किल और पर्सनैलिटी को फाइंड आउट किया जा सके, और इस टेस्ट की वजह से साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो होते हैं या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। ये टेस्ट इसलिए अप्लाई किए जाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली क्वांटिटेटिव स्कोर्स हम ऑब्टेन करते हैं। इसमें जो टेस्ट अप्लाई कर रहा होता है उसकी अपनी बायसनेस नहीं होती, या थेरेपिस्ट की अपनी बायसनेस नहीं होती। इस वजह से इनके रिजल्ट जो हैं वो वैलिड होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। इनकी मदद से हम पर्सन की पर्सनैलिटी या बिहेवियर को या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको इजीली एवेल्यूएट कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में जब हम लोग प्रॉपर सीरीज़ में लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड या रेफरेंस टेस्ट जो है वो बनाए जाते हैं ताकि डिफरेंट एरियाज़ को असेस किया जा सके, जिसमें इंटेलिजेंस है, रीडिंग है, अर्थमेटिक एंड स्पेशल एबिलिटीज़, विजुअल मोटर स्किल्स, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, अडेप्टिव बिहेवियर वगैरह फाइंड आउट किया जाता है। जिस तरह अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के लिए बैक इन्वेंट्री यूज़ की जाती थी। इसके अलावा पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए हम लोग थमेटिक परसेप्शन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ओसीडी को फाइंड आउट करने के लिए भी ओसीडी स्केल हमारे पास मौजूद होता है। तो ये सारे टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यूज़। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के साथ साथ इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन देने में। ठीक है, अब जो पेशेंट होता है सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर कोई अंकल आंट जो कि बच्चे के बहुत करीब है, उससे भी इंफॉर्मेशन ली जाती है ताकि अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके कि बच्चा किस पॉइंट पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस कर रहा है। इंटरव्यूज़ ओपन होते हैं और लेस स्ट्रक्चर होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के निस्बत। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मल क्लिनिकल इंटरव्यूज़ भी होते हैं जो कि प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होते हैं, एंड होते हैं, जिसमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वर्क, स्कूल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस की जाती है ताकि अगेन बच्चे की पर्सनैलिटी, बिहेवियर और मेंटल इश्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सके। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं असेसमेंट में।
बच्चे को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है घर पे, स्कूल में, नेबरहुड में, जहाँ पे भी बच्चा जहाँ-जहाँ बच्चे का लिंक होता है या जहाँ-जहाँ बंदा जाता है। और उसके अलावा जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उस दौरान भी बच्चे की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड को, उसके एक्शंस को नोट डाउन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल असेसमेंट। अब इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर्स भी अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, करियर टेस्टिंग और टीचर मेड टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं कि कोई भी पिक्चर इंडिविजुअल को, पेशेंट को दिखाई जाती है और उसको उसने एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना होता है या फिर उसने उसको एक्सप्लेन करना होता है। फिर वो जो एक्सप्लेनेशन देता है ना, उसको थेरेपिस्ट इंटरप्रेट करता है और फिर फाइंड आउट करता है कि प्रॉब्लम का रियल कॉज क्या है। अब साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ जो हैं ना, वो डिपेंड करते हैं थ्योरेटिकल मॉडल्स पे। जिस तरह अब आपको पता हो तो हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिव है, साइकोडायनामिक है, ह्यूमनिस्टिक है। तो हर स्कूल ऑफ थॉट या हर पर्सपेक्टिव जो है वो अपने तरीके से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिहेवियरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बिहेवियर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव कहते हैं कि फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वो इंसान की इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पर्सनैलिटी बनाती हैं। साइकोडायनामिक कहते हैं कि अनकॉन्शियस जो चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं अनकॉन्शियसली, वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। ह्यूमनिस्टिक क्या कहते हैं कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, डिफरेंट होता है और ह्यूमन जो हैं वो यूनिक होते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इंसानों की साइकी को डिफ़ाइन करने के लिए हर स्कूल ऑफ थॉट ने अपना पर्सपेक्टिव जो है वो डिफ़ाइन किया। इन शॉर्ट हर अप्रोच, हर मॉडल जो है वो अपने व्यू पॉइंट ऑफ से ह्यूमन साइकी को फाइंड आउट करता है, डिफ़ाइन करता है और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरे से सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है। क्योंकि अगर हम खुद भी देखें तो हमारा बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी अपनी एग्जिस्टेंस या अपनी प्रेजेंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से या इन चारों में से किसी भी एक चीज़ को हम छोड़ के आगे नहीं चल सकते क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करती है। अब अगर किसी इंडिविजुअल को थॉट्स का इशू है तो फर्स्ट पे जो थेरेपिस्ट जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करेगा और उसकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेगा, फिर उसके अल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट कौन-कौन सी होती हैं उस पे वो इंडिविजुअल का फ़ोकस करवाएगा, पेशेंट का फ़ोकस करवाएगा और ये जितना भी वर्क होता है ना, ये जो पेशेंट होता है ना उसकी हेल्प से होता है, उसको हम थेरेपी में साथ-साथ इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसको भी पता चले कि नेक्स्ट टाइम उसकी लाइफ़ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हमारी कॉग्निशन और बिहेवियर पे वर्क करती है और हमारी जितने भी नेगेटिव इरेशनल थॉट्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करने में हमें हेल्प आउट करती है। अलग से जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा टेस्ट कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे अप्लाई किया जाता है और कौन सी थेरेपी की हेल्प से कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ थेरेपिस्ट फैक्टर्स। थेरेपिस्ट का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब डेमोग्राफिक्स, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ट्रेनिंग, यूज़ ऑफ सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंस इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से जो हम डिस्कस करेंगे एक थेरेप्यूटिक अलायंस है, सेकंड इज़ थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंस। अब थेरेप्यूटिक अलायंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक तो पॉज़िटिव रिलेशन होगा और दूसरा क्या हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। पॉज़िटिव से मुराद क्या है? सिंपल पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे फ़ोकस होता है। दूसरा क्या होता है म्यूचुअल होता है, यानी पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों मिल के काम करते हैं। अगर आपका पेशेंट जो है आपके साथ विलिंग नहीं है काम करने के लिए तो आप कभी भी उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रेपो बिल्डिंग का है। अगर आपकी और पेशेंट की अच्छे तरीके से रेपो बिल्ड हो जाती है तो आप ट्रीटमेंट ईज़िली कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी और पेशेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो आपको जो भी आप बोल रहे हैं वो उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे आके आप जो है वो पेशेंट जो है उसको रेफ़र कर देते हैं किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट की तरफ। क्योंकि कुछ होते हैं पेशेंट वो किसी भी सूरत आपके साथ रेपो बिल्ड नहीं करते। हाँ, आपकी एक्सपर्टीज़ मैटर करती हैं, लेकिन सम टाइम जो होता है ना वो पेशेंट वैसे ही आपकी बात नहीं सुन रहे थे और हो सकता है आपके साथ में जो बैठा साइकोलॉजिस्ट है वो उसकी बात ईज़िली मान ले। तो जिस थेरेपिस्ट के साथ पेशेंट की अच्छी रेपो बिल्ड हो जाती है, वो थेरेपिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट ईज़िली कर लेता है और जिसकी रेपो बिल्ड नहीं होती उसको ट्रीट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं।
अब ये कुछ रिसर्चेज़ हुई हैं जो आपने पढ़नी है तो आप इजीली पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ थेरेप्यूटिक अलायंस जो है उसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थेरेपिस्ट कंपिटेंस। अब जितना कंपिटेंट थेरेपिस्ट होगा ना, उतने ही वो बेटर रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करेगा। इसीलिए फ़ोकस किया जाता है कि एक थेरेपिस्ट का एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज़ होगी ना, उतना ही जल्दी वो पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करेगा, और जितनी जल्दी रेपो बिल्ड हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसमें हिस्ट्री लेने में, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अप्लाई करने में और साइकोथेरेपीज़ अप्लाई करने में आसानी होगी, और बेहतर होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर थेरेपिस्ट कम्पिटेंट नहीं है ना, तो वो चीज़ एकदम से सामने आ जाएगी, वो पेशेंट के प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाएगा, उसको सुन नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और जब ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए थेरेपिस्ट का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेन पॉजिटिव एंड बेटर रिजल्ट्स। अगेन कुछ रिसर्चेज़ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इनको पढ़ लो।